हाय गाइस, वेलकम टू evidyarthi.in। दिस इज वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पोएम अमांडा के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज? आपको क्या लगता है कि अमांडा की उम्र क्या होगी? और दूसरा क्वेश्चन कहता है, हाउ डू यू नो दिस? और आपको कैसे पता कि जो आप उम्र बता रहे हो वो सही उम्र है अमांडा की? तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? अमांडा इज अ यंग गर्ल हु इज अराउंड 9-10 years old। अमांडा की एज, उम्र कितनी है? 9 से 10 वर्ष की आयु की होगी वो। She is being rebuked by her parents with typical instructions that is quite common for children of her age। और ऐसा इसे हमें इसलिए लगता है क्योंकि उसे बार बार उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो चीजों के लिए डांट रहे हैं जो कि 9 से 10 वर्ष के बच्चों को डांटा जाता है जिन कामों के लिए, जैसे कि अपने शूज पॉलिश करो, दांतों से उंगलियां मत काटो, नाखून मत काटो। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि वो बार बार क्या करती है, अपने रूम को गंदा कर देती है और पढ़ाई नहीं करती है। तो देखो, ये सारी चीजें कब कॉमन होती है? 8 से 9-10 साल की उम्र के बच्चों के अंदर, कि उससे छोटे बच्चों को पढ़ाई के लिए कभी बोला नहीं जाता और उससे बड़े बच्चे क्या करते हैं, खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप क्या करते हो जब आपको लगता है कि अरे एग्जाम आने वाला है तो आप पढ़ना शुरू कर देते हो, या फिर आपके पास होमवर्क है तो आप अपना होमवर्क खुद करते हो। लेकिन 9 से 10 वर्ष के बच्चे कैसे होते हैं? वो अभी ट्रांजिशनल फेज में होते हैं, जहाँ पे उन्हें हर चीजें बतानी पड़ती है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। और यही काम अमांडा के पेरेंट्स उसके साथ कर रहे हैं। Her parents are trying to inculcate good manners and ethics in her from own good as she is very naive and innocent। उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उस बेचारी के अंदर अच्छी आदतें डाल रहे हैं, शिष्टाचार डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये सारी चीजें सीखे, क्योंकि वो बहुत ही नेव, बहुत ही प्यारी सी है। उसको नहीं पता है कि क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या उसके लिए सही और क्या गलत। सो हमारा ये आंसर फर्स्ट है कि अमांडा की एज कितनी है? 9 से 10। और हमें कैसे पता चला? क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको वो सारी चीजें करने को कह रहे हैं जो कि हर 9 से 10 वर्ष के बच्चों के पेरेंट्स उन्हें कहने को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? आपको क्या लगता है कि कौन है अमांडा से बात कर रहा है? कौन है जो सारे इंस्ट्रक्शंस अमांडा को बता रहा है? तो अगर जनरली बात की जाए तो ज्यादातर घरों में ऐसा होता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर डे टू डे बेसिस पे दिए जा रहे हो, जैसे कि खाना खा लो या फिर पढ़ाई कर लो, तो ज्यादातर ये सारे इंस्ट्रक्शंस कौन देता है आपको? यस, आपकी मदर देती है। तो इस पोएम के अंदर भी अमांडा की मदर ही उसको ये सारे इंस्ट्रक्शंस, ये सारी बातें बोल रही है। So Amanda is being spoken to by one of her parents। उसके किसी एक पेरेंट्स यानी उसके माता पिता में से कोई एक उससे ये सारी बातें कह रहा है। It is most likely that it is her mother। और ऐसा हमें लगता है कि उसकी माता है ये, जो कि उसे ये सारे इंस्ट्रक्शंस बोल रही है, दे रही है। Generally speaking, a mother is the first teacher for a child। She always tries to guide and instruct her child to follow the righteous path। तो अगर ज्यादातर हम देखें, अभी जब हमने डिस्कशन किया तो हमने क्या देखा कि ज्यादातर घरों में ऐसा होता है कि माताएं ही बच्चों को सारी गाइडेंस प्रोवाइड करती है। माताओं को ही ऐसा माना जाता है कि वो हर बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। वो सभी चीजें एक बच्चे को सिखाती है, अपने बच्चों को सिखाती है। आपकी भी मम्मा सबसे पहली आपकी टीचर हुई होंगी, है ना? कैसे? क्योंकि जब आपको पहली बार आपने क ख ग लिखना शुरू किया होगा या फिर अपना नोटबुक पकड़ना शुरू की होगी, पेंसिल पकड़ना शुरू किया होगा, तो वो आपकी मदर होंगी जो कि ये सारी चीजें आपको सिखा रही होंगी, ना कि कोई टीचर जो कि स्कूल में पढ़ाता हो। तो जो मदर होती है वो सबसे प्राइमरी टीचर होती है, और इसी वजह से हमें मदर्स डे को सेलिब्रेट करना चाहिए और साथ ही साथ टीचर्स डे के भी दिन मदर्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, hence from the range of instruction given to Amanda, it is exhibits that speaker is her mother। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस उसे मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो कौन दे रहा है? उसकी माता दे रही है, क्योंकि ज्यादातर ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं हम घरों में अपने देखते हैं जो कि हमारे माताएं, हमारी मम्मियां ही प्रोवाइड करती है। तो अमांडा को भी उसकी मम्मी ही ये सारे इंस्ट्रक्शंस दे रही है। क्वेश्चन 3 देखिए, Why are the stanza 2, 4 and 6 given in parenthesis? तो parenthesis क्या होता है? It is actually ब्रैकेट। तो जब भी ब्रैकेट का यूज होता है तो हम उसे parenthesis कहते हैं। तो ये जो
सेंटेंसेस थे इन स्टैंजास के अंदर उनको ब्रैकेट में क्यों लिखा गया, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेशल फील करवाना चाहते थे। वो जो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ स्टैंजा में बातें बोली गई थी उनसे अलग थी। ये क्यों अलग थी? हमने देखा कि ये सारी जो स्टैंजास थे इनके अंदर इमेजिनेशन हम देख रहे थे अमांडा का, और यही कारण था कि हमने यहाँ पे पेरेंथेसिस का इस्तेमाल किया ताकि लोग क्या कर सके, अमांडा के मन के अंदर जो चीजें चल रही है वो देख सके। सो आंसर लिखते हैं इसका। Stanza 2, 4 and 6 are given in parentheses because they exhibit the inner thoughts and reaction of Amanda as she receives instructions from her mother given in stanza 1, 3 and 5। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि 2, 4, 6 को parentheses में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये सारे क्या कर रहे हैं, अमांडा के inner thoughts, उसकी सोच, उसकी इमेजिनेशन को दिखा रहे हैं। और किस लिए दिखा रहे हैं? क्योंकि वो सारे जो थॉट्स और रिएक्शंस है वो कहाँ से आ रहे हैं, अमांडा की माँ जो भी उससे बातें कह रही है उसके रिएक्शन में, उसके प्रतिक्रिया में आ रही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एज देयर इज एन ऑल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ स्कॉल्डिंग बाय अमांडाज मदर, she gives a corresponding reaction to it on the following stanza in parentheses। तो क्योंकि बार बार ऑल्टरनेटिवली हर बार आप देखोगे फर्स्ट स्टैंजा में कुछ उसकी मम्मी ने बोला, फिर सेकंड में आप क्या देख रहे हो, पेरेंथेसिस में लाइंस देख रहे हो और देख रहे हो कि अमांडा के दिल में क्या चल रहा है। तो ये सारे जो भी स्टैंजाज है वो रिएक्शन में आपको देखने को मिल रहा है कि कोई भी काम अमांडा की मम्मी कह रही है, कोई भी चीज अमांडा की मम्मी कह रही है तो उसके रिएक्शन में क्या क्या चीजें, क्या क्या हलचल हमारी अमांडा के दिल में उठ रही है वो देखने को मिला है। सो दिस इज क्वेश्चन 3। अब नेक्स्ट यहाँ पे और है कि thus the parenthesis is used by poet to convey the friendly tone of the poem। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पेरेंथेसिस का इस्तेमाल है वो किस लिए किया गया है कि पोएट कन्वे कर रहा है कि ये पूरा का पूरा जो सीन है वो फ्रेंडली है, वो एक तरीके से थोड़ा सा फन डालने की कोशिश कर रहा है इसके अंदर पोएट, और साथ ही साथ इसको लाइट हार्टेड बनाने की कोशिश कर रहा है, ये दिखा के कि देखो इसकी मम्मी डांट रही है और इसके बदले में इसके मन के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है। सो इस वजह से यहाँ पे पेरेंथेसिस का यूज किया गया है ताकि आपको ये पोएम पढ़ के आनंद भी आए और आप समझ भी पाओ कि एक बच्चे के अंदर जो कि डांट सुन रहा है वो क्या क्या चीजों को महसूस कर रहा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। Who is the speaker in stanza 2, 4 and 6? Do you think this speaker is listening to the speaker in 1, 3, 5 and 7? तो यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा 2, 4, 6 के अंदर स्पीकर कौन है, कौन बात कर रहा है? क्या आपको लग रहा है कि जो ये 2, 4, 6 का स्पीकर है वो 1, 3, 5, 7 के स्टैंजा के स्पीकर की बातें सुन भी रहा है कि नहीं? तो हमने देखा अभी अपने थर्ड क्वेश्चन के अंदर ही कि 2, 4, 6 स्टैंजास जो है वो क्या कर रहे हैं, यस वो हमारे अमांडा की इनर थॉट्स है, उसके अंदर की बातें हैं। तो ये जो स्पीकर है वो कौन है, खुद अमांडा है। सो द स्पीकर ऑफ द स्टैंजा 2, 4 and 6 इज द चाइल्ड अमांडा हरसेल्फ। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे जाएंगे कि ये जो स्पीकर है जो कि 2, 4, 6 में है वो 1, 3, 5 की स्पीकर की बातें सुन भी रहा है कि नहीं? तो देखो बिल्कुल नहीं सुन रहा, क्योंकि इसकी मम्मी उसको क्या कर रही है, बार बार कह रही है कि अमांडा ये काम करो, अमांडा वो काम करो, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। सो नो, शी इज नॉट लिसनिंग और पेइंग हीड टू हर मदर्स वर्ड इन स्टैंजा 1, 3, 5 as she is lost in her own dream world। क्या कर रही है, वो अपने ही दुनिया में खोई हुई है, उसने अपनी एक अलग ही सपनों की दुनिया बना रखी है और इसी में वो खोई हुई है और वो अपनी माता की बात बिल्कुल नहीं सुन रही है। Her imagination let her escape from reality as she is lost in her own world। और उसकी जो इमेजिनेशन है, जो वो अपने अंदर दुनिया बना के रखी है, वो इस दुनिया से उसको क्या कर रही है, अलग कर रही है। वो उसी के अंदर खुश रहने की कोशिश कर रही है कि मैं कभी ये बन रही हूँ, कभी मर्मेड बन जा रही हूँ, तो कभी रपुंजल बन रही हूँ, तो कभी ऑर्फन बन जा रही हूँ। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारी अमांडा है वो कुछ ज्यादा ही अपनी सपनों की दुनिया में खोई रहती है और अपनी मम्मा की बात नहीं मान रही है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मर्मेड। अमांडा क्या कर सकती थी अगर वो मर्मेड होती, तो एक जलपरी होती। तो उसका आंसर है इफ अमांडा वर अ मर्मेड शी कुड ड्रिफ्ट अवे स्लोली एंड केयरलेसली ऑन अ लैंग्वेज एमरलैंड सी।
तो यहाँ पे हमारे जो अमांडा है इस पूरे पोएम की मेन कैरेक्टर, वो क्या करना चाहती थी, वो एक जल परी बनना चाहती थी। तो ये चाहती थी कि एक स्थिर से शांत से सी के अंदर, हरे रंग के समुद्र के अंदर वो क्या कर सके, बिना किसी होशो हवस के, बिना किसी केयर के वो आराम से तैर सके। She wished if she could be the sole inhabitant of green sea and would slowly move on it. She longed for a place where she can be all by herself and depend on anybody else for her happiness. तो यहाँ पे हमारी अमांडा क्या चाहती है कि उस हरे रंग के सागर में, समुद्र में आराम से तैरे बिना किसी रोक टोक के, और साथ ही साथ वो क्या चाहती थी कि एक ऐसा जगह मिले उसे जहाँ पे वो खुद रह सके, वो खुद की तरह जी सके, जैसा उसका मन करे वैसा वो काम कर सके। एंड साथ ही साथ वो ये चाहती थी कि उसे किसी के ऊपर भी डिपेंड ना होना पड़े अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशी के लिए। Amanda desired to be a mermaid because a mermaid symbolized liberty and wonder according to her. तो अमांडा इसलिए भी मर्मेड बनना चाहती थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था उसके लिए जल परी होना लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, स्वतंत्रता का एक चिन्ह था, और साथ ही साथ वंडर अकॉर्डिंग, मतलब एक उसको अच्छा लगता था जल परी बनना। वंडर होने का मतलब उनको देख के बड़ी खुशी होती थी, जैसे कई लोगों को सुपर हीरो और सुपरमैन बनना होता है, वैसे अमांडा को भी क्या बनना था, एक मरमेड बनना था। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है, इज अमांडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो। तो हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या अमांडा एक अनाथ थी, ऐसा वो क्यों कहती है कि उसे ऑर्फन होना है, उसे अनाथ बनना है। तो देखो, सबसे पहली बात तो कि नहीं, अमांडा एक ऑर्फन नहीं थी, और वो ऐसे इसलिए चाहती थी क्योंकि जो बार बार कॉन्स्टेंटली उसे स्कॉल्डिंग झेलनी पड़ रही थी, डांट झेलनी पड़ रही थी, वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो क्या चाहती थी, वो ये चाहती थी कि मुझे कोई डांटे ना और मुझसे कोई कुछ कहे ना। वो ये चाहती थी कि मैं एक ऐसे बच्चे की तरह जिंदगी व्यतीत करूं जो कि क्या है, जिसका कोई पेरेंट्स नहीं है, जिसका कोई डांटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आंसर लिखते हैं, नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, वो एक अनाथ नहीं है। शी सेज सो बिकॉज शी वांट्स टू बी अलोन, वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसे अकेला रहना है। She wants to roam around in the street alone and pattern dust with her bare feet. She finds silence golden and freedom sweet. It is for this reason that she calls herself an orphan. तो वो क्या चाहती है कि उसको कोई रोके नहीं, टोके नहीं, और साथ ही साथ वो अकेला रहना चाहती है। वो स्ट्रीट्स के ऊपर, गलियों के ऊपर अकेला घूमना चाहती है, अपने पैरों से क्या करना चाहती है, मिट्टी के ऊपर अलग अलग चिन्ह, आकृतियां बनाना चाहती है। और तो और उसको ऐसा लगता है कि अगर वो चुप रहेगी तो उसके लिए गोल्डन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, वो उसके लिए मीठी खीर के समान है। उसको स्वतंत्रता बहुत पसंद है, उसे ऐसा लगता है कि मैं चुप रहूं, मैं किसी से ना बोलूं और मुझे कोई कुछ ना बोले। तो ये चाहती है असल में, और यही रीजन था, यही कारण था कि हमारी अमांडा क्या चाहती थी कि वो एक ऑर्फन बने, और वो खुद को ऑर्फन सोचती है खुद के लिए कि मैं एक ऑर्फन हूँ जो क्या कर रहा है, स्ट्रीट के ऊपर घूम रहा है, गलियों पे घूम रहा है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपुंजल, व्हाई डज शी वांट्स टू बी रपुंजल। तो आपको रपुंजल की स्टोरी पता है, वो रपुंजल क्यों बनना चाहती थी। तो रपुंजल की क्या स्टोरी है, रपुंजल एक प्रिंसेस होती है जो कि हाई टावर पे रहती है, साथ ही साथ उसको टावर में एक ईविल विच ने बंद कर रखा होता है, चुड़ैल ने बंद कर रखा होता है। अब क्या होगा कि वो अकेली रहती होती है, खुश होती है, और तो और वो क्या करती है, अपनी लाइफ से बहुत ही संतुष्ट होती है। उसके पास बहुत लंबे बाल होते हैं जिसके सहारे उसकी वो जो माता होती है, वो जिसकी ईविल विच होती है, क्योंकि हमारे रपुंजल को ईविल विच क्या कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और मैं तुम्हारी इसीलिए देखभाल करती हूँ। तो क्योंकि वो टावर पे है हमारी रपुंजल, और उसकी जो ईविल मम्मी है ना, वो उस टावर से बाहर हमेशा बाहर जाया करती थी, और किसके सहारे, हमारे रपुंजल के बालों के सहारे। तो यहाँ पे आपके लिए वो स्टोरी दे रखी है हमने पूरी, ठीक है। और एक दिन क्या होता है, एक प्रिंस आता है उससे मिलने के लिए, और उसके बालों पे चढ़ के उससे मिलता है, और फिर क्या होता है, दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारी वो जो ईविल विच है, जो बहुत ही ज्यादा बदमाश थी, जो चुड़ैल थी, वो क्या करती है, दोनों को सेपरेट कर देती है, अलग कर देती है, ठीक है। और बहुत दिनों बाद फिर वो दोनों मिल जाते हैं, रपुंजल और वो प्रिंस।
तो इसी तरीके से जो हमारी अमांडा है, सिमिलरली अमांडा विश टू लिव हर लाइफ लाइक अ रपुंजल ऑन अ हाई टावर ऑन हर ओन। ठीक रपुंजल की तरह ही हमारी अमांडा भी एक बड़े से ऊंचे से टावर के ऊपर रहना चाहती है, मीनार के ऊपर रहना चाहती है, हर किसी से दूर, जहाँ पे कोई ना आ सके और ना जहाँ पे कोई जा सके। She yearns for freedom, peace and harmony. Due to this reason, Amanda wants to be like Rapunzel. और वो क्या चाहती है? वो स्वतंत्रता चाहती है, शांति चाहती है, और यही रीजन था कि हमारी जो अमांडा थी वो Rapunzel की तरह बनना चाहती है। और वो क्या कहती है कि मैं अपने बालों को कभी नीचे नहीं डालूंगी ताकि उसके ऊपर कोई चढ़ के मेरे तक पहुंच पाए। क्यों ऐसा कहती है? ताकि कोई उस तक ना पहुंच पाए, उसके ऊपर कोई रोक टोक ना लगा पाए। ठीक है। So however, she also states that since she doesn't want to be disturbed, she would never let her bright hair down for anyone to climb her. तो वो अब क्या कहती है, क्योंकि उसे किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं है, तो वो क्या कर रही है कि मैं अपने बालों को भी नीचे नहीं गिराऊंगी, कोई उसके ऊपर से चढ़ के मेरे तक पहुंच जाए और मेरी जो ये शांति है उसको भंग कर सके। She simply desire a happy and satisfied life with no disturbance from other. और उसका सबसे बड़ा उसकी जो इच्छा है, जो उसकी खुशी है, वो किसमें बसी हुई है कि वो किसी के द्वारा डिस्टर्ब ना हो, उसको कोई आके डिस्टर्ब ना करे, उसको कोई आके कुछ रोके नहीं, टोके नहीं, और वो अपनी जिंदगी जैसे चाहती है वैसे चला सके। तो ये उसकी अंदर की डिजायर थी, और यही कारण था कि वो ये चाहती थी कि वो भी एक रपुंजल की तरह जिंदगी को जिए एक बड़े से मीनार के ऊपर। क्वेश्चन 8 कह रहा है, व्हाट डज द गर्ल yearns from, what does this poem tell you about Amanda? तो ये जो हमारी अमांडा है वो किस चीज की इच्छा करती है, किस चीज की इसको आस है, ये पोएम से आपको अमांडा के बारे में क्या पता चला? तो द गर्ल yearns for solitude and peace। हमारी जो अमांडा है वो एकांत चाहती है, सॉलिट्यूड चाहती है और शांति चाहती है। इन ऑल द थिंग्स शी ड्रीम ऑफ, शी वांट्स टू स्टे अलोन। जितनी भी उसने ड्रीम्स देखी, सपने देखे, इमेजिनेशन बनाया, उसमें उसने क्या देखा कि वो अकेले रह रही है। If she were a mermaid, then she wanted to drift slowly on a calm sea where she could be the only inhabitant। और जब उसने बात करी, जब हमने देखा था कि वो सी के अंदर रह रही है, मर्मेड बन गई, जल परी बन गई है, वो क्या चाहती थी कि वो आराम से उस सी के अंदर, उस समुद्र के अंदर ड्रिफ्ट करे, तैरे, और तो और वो सी की इकलौती इनहिबिटेंट हो, इकलौता वासी हो वहां पे रहने वाला। तो वो किसी के साथ नहीं रहना चाहती, वो अकेला रहना चाहती है। She even goes on to imagine that she were an orphan। और तो वो क्या देखती है, वो इमेजिनेशन में अपने क्या देखती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, एक अनाथ हूँ, और इन दैट केस शी वुड रोम अबाउट द स्ट्रीट इन साइलेंस एंड फ्रीडम। और इस तरीके से वो क्या कर सकती है, एक अनाथ होके वो आराम से स्ट्रीट के ऊपर, गलियों के ऊपर, सड़कों के ऊपर शांति से और स्वतंत्रता से घूम सकती है। She also wishes to be Rapunzel, though she would not let her hair down for anybody to climb up। और तो वो क्या बनना चाहती है, रुपुंजल भी बनना चाहती है, लेकिन वो क्या कहती है कि जैसा रुपुंजल अपनी मम्मी के लिए हेयर को नीचे किया था, उसने मम्मी को चढ़ने के लिए हेयर के सहारे उसको चढ़ाती थी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, ना तो मैं प्रिंस को चढ़ाऊंगी अपने बालों के सहारे अपने टावर के ऊपर, और ना ही मम्मी को, मैं इकलौता वहां पे रहूंगी। This shows that she is fed up of the continuous scolding she received from her mother। और ये चीज है, ये जो एक अकेला रहने की बात है और फ्रीडम और स्वतंत्रता की ये जो सारी बातें, वो क्या दर्शाती है कि हमारी अमांडा बहुत ही ज्यादा थक चुकी है, गुस्से में है, जो उसको कॉन्टिन्यूअसली बार बार उसको डांटा जा रहा है, उस वजह से वो क्या है, बहुत गुस्सा है। She wants to go away from her home to some place where she would not be constantly nagged and would be able to live peacefully। और वो एक ऐसी जगह पे जाना चाहती है जहाँ पे कोई उसे न डांटे, ना उसको कुछ कहे, और वो शांति से वहां पे, ऐसे स्थान पे जहाँ पे उसको कोई रोकने टोकने वाला ना हो, वो रह सके। बस उसकी इतनी ही इच्छा है। Question 9 कहता है, read the last stanza. Do you think Amanda is sulking and is moody? तो आपको पूछा जा रहा है कि लास्ट स्टैंजा पढ़ो, आपको लगता है कि जो हमारी अमांडा है वो गुस्से में है, मूडी है, उसका जो स्वभाव है उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसा है क्या? देखो, एक तरीके से अगर हम कहें तो हमारी अमांडा गुस्से में तो नहीं है, बट हाँ,
उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, वो हर चीज, कोई नहीं बता सकता कि किस चीज को लेके वो किस तरीके से रिएक्ट करे, तो मूडी कह सकते, थोड़ी सी है वो। तो हम क्या करेंगे, इसी आंसर को लिखते हैं, इट डज नॉट सीम दैट शी इज सल्किंग दो शी कुड बी मूडी। हमें नहीं लगता कि वो क्या कर रही है, सल्किंग है, नाराज है, वो थोड़ी सी मूडी लग रही है। शी इज कम्प्लीटली लॉस्ट इन हर थॉट एंड इज नॉट इवन लिसनिंग टू हर मदर. Her mother perceive her to be sulking as she does not react to her instruction at all. तो देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में, लास्ट स्टैंजा के अंदर उसकी मम्मी उसको कह रही है कि अरे तुम बहुत ज्यादा सल्किंग कर रही हो, यू आर मूडी, और लोग अगर मुझे देखेंगे तो ऐसा मानेंगे कि मैं तुम्हारे ऊपर कितनी ज्यादतियां कर रही हूँ, है ना। उसकी मम्मी ये सारी बातें कहती है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन यही कहा गया था कि वो क्या गुस्से में है, मूडी है। तो देखो मूडी तो है, बट सल्किंग नहीं कर रही है, गुस्से में नहीं है, वो तो अपने ही थॉट्स के अंदर खोई हुई है। और तो और वो जो भी उसकी मम्मी कह रही है उन सब चीजों के बारे में वो नहीं सोच रही, बल्कि उसके रिएक्शन को सोच रही है कि मम्मी उसे कुछ कहती है तो वो क्या करती है, खुद को मर्मेड सोच लेती है। अगर मम्मी उसको कहती है कि अच्छा अपना होमवर्क कर लो, तो वो क्या कर रही है, हाँ ऑर्फन समझ लेती है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि वो उसकी सिर्फ रिएक्शंस को, सिर्फ वो उसकी इंस्ट्रक्शन को लेकर वो रिएक्ट नहीं कर रही है, और यही कारण है कि अमांडा हमें मूडी लग रही है। As Amanda does not listen to her, she concludes that she is very moody and continues to nag her. तो इसी वजह से, क्योंकि हमारी अमांडा उनकी बातें नहीं सुन रही, उनकी बातों पे कोई उसका सामने से प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है, वो उठ के वो काम तुरंत नहीं कर रही है, इस वजह से हमारी मदर को क्या लगता है अमांडा की कि ये मेरी बातें नहीं सुन रही है, ये मूडी हो गई है, इसको मुझे और ज्यादा क्या करना पड़ेगा, बातें बोलनी पड़ेगी, इसको बार बार मुझे समझाना पड़ेगा। और यही कारण है ये जो उसका बार बार हमारी माता जो करती है ना कि जल्दी करो, इस वजह से हम भी थोड़ा सा तो नहीं करेंगे, है ना, ऐसा होता है। तो ये भी हमारी अमांडा के साथ हो रहा है। So this is our question number 9 and this is the last question of this poem. So this is all about this video and this poem. I hope आपको मजा आया होगा इस पोएम को पढ़ के। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये सारी चीजें अपनी लाइफ में कभी ना कभी झेली होगी, मैंने भी झेली है, एंड हम सभी उस चीज से बाहर आ गए हैं। तो हमें पता है कि कैसा लगता है, और कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स सही भी होते हैं। तो आई होप अमांडा को भी ये समझ में आ जाए। So I would see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye-bye.